चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के दूसरे चैप्टर पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। पहले चैप्टर का वीडियो तो आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, ठीक है। और ये जो है एक्चुअली एक स्पीच है, ये स्पीच है, याद रखना है इस बात को, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये एक स्पीच है और ये स्पीच दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट थे भारत के, ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट, तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद। तो उन्हीं का ये स्पीच है और ये स्पीच उन्होंने 1967 ईस्वी में दिया था, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण किए थे। तो शपथ ग्रहण के बाद इनका पहला स्पीच था, राष्ट्रपति के रूप में ये इनका पहला स्पीच था, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें इसके शीर्षक से संबंधित, इसके टाइटल से संबंधित याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897, इनका जन्म 1897 में हुआ, ठीक। और 1969 में जो है इनका देहांत हुआ था। बॉर्न इन हैदराबाद, ये हैदराबाद में जन्म लिए थे। ये भी सवाल जो है आता है ऑब्जेक्टिव में कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है कि हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, ये हम लोगों के एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। एज वेल एज, इसके अलावे क्या थे वो, और एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, वो शिक्षाविद भी थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे, शिक्षा जगत से वो जुड़े हुए थे, ठीक है। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। डॉक्टर हुसैन जो है वो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक। भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में। अर्लियर, उससे पहले, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले, ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, वह बिहार के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने सेवा दिया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी थे। स्पष्ट हो गया, ठीक है। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, ये भारत इज़ माई होम जो है एक संकलित है उनके स्पीच से, यानी कि उनके भाषण से। ही गेव इन 1967, जो उन्होंने 1967 में जो भाषण दिया था वहीं से संकलित है। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट पद के लिए जब उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया था वहीं से लिया गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चूँकि ये पहला स्पीच था उनका, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद का ये पहला स्पीच था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, वह शपथ लेते हैं, ठीक है, वह अपने आप से प्रण करते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय जो संस्कृति है उसके प्रति जो है वो उसकी हमेशा सेवा करते रहेंगे, ये उन्होंने प्रण लिया था, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ये यहाँ से भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके देता है। चलिए अब देखते हैं तो उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। आई मस्ट कन्फेस, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, डैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, मैं बहुत खुश हूँ। ओवरवेल्म मतलब होता है खुश होना, बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास के कारण मैं बहुत खुश हूँ। माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ पर जताया है, मेरे लोग का मतलब मेरे देश के देशवासियों ने जो मुझ पर जताया है। बाई इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, उन्होंने मुझे इस देश के सबसे उच्च ऑफिस पे, उच्च पद पे मुझे जो चुनाव किया है, उच्च पद पे जो मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से जो है खुश हूँ। पहला पैराग्राफ में ये बात हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में डॉक्टर राधाकृष्णन, यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उनके पहले राष्ट्रपति थे, ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो राष्ट्रपति पद पर लेकर के आए थे। और मेंटल इक्विपमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिजीवी व्यक्ति
एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है इस पद पे पदस्पित हुआ था मुझसे पहले। ठीक है, यानी कि वो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति जो थे वो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, और डिग्री ऑफ एरुडिशन, उनके पास अनुभव भी था। ठीक है, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का वो सागर थे, अनुभव की संपत्ति थे, यानी यहाँ पे सागर का अर्थ निकलेगा, तो वो अनुभव की संपत्ति थे। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, ऐसा जो कम्बिनेशन है किसी एक व्यक्ति में मिलना और वो भी राष्ट्रपति बन जाना वैसे व्यक्ति का, ये बहुत कम मिलता है, रेयरली मिलता है, बहुत कम मिलता है। ये स्पष्ट हो गया। तो इन लाइन के द्वारा जो है उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रशंसा की है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू परसुएट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, पूरे जीवन काल, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम मीन्स पूरे जीवन काल, डिवोटेड टू द परसुएट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, उन्होंने पूरा जीवन काल जो है ज्ञान और सत्य की तलाश में गुजारा है। पूरा समय जो है उन्होंने अपने जीवन का पूरा समय जो है ज्ञान और सत्य की तलाश में दिया है। क्लियर हो गया। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने जो काम किया है शायद कोई दूसरे व्यक्ति से, कोई दूसरा व्यक्ति उस तरह से काम नहीं कर सकता था। टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, तो उन्होंने जो इंडियन भारतीय जो फिलोसॉफिकल विचारधाराएं हैं, फिलोसॉफिकल मीन्स बताइए, फिलोसॉफिकल मीन्स क्या होता है? फिलोसॉफिकल मतलब होता है अपनी विचारधारा, किसी की विचारधारा। ठीक है ना। तो भारतीय जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उन्होंने उजागर किया और उसकी व्याख्या की। ठीक है, अब इस बात को एक बात समझ लीजिए आप कि भारतीय दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, भारतीय दर्शन शास्त्र के जनक भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडियन फिलॉसफी के ये जनक भी थे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो उनके पहले जो है वेस्टर्न फिलॉसफी चलती थी, पश्चिमी दर्शन शास्त्र जो है पूरे विश्व में पढ़ा जाता था। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र को, भारतीय विचारधारा को पृष्ठभूमि दिया। ठीक है, ये भारतीय दर्शन शास्त्र के जनक थे। तो वही बात कहते हैं कि उन्होंने भारतीय जो दर्शन शास्त्र की जैसी विचारधाराएं हैं वैसी विचारधारा को उन्होंने उसकी व्याख्या की, उसकी उत्पत्ति की। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और जितने भी जीव हैं जिनमें प्राण है वो सब एक हैं। उन्होंने इस चीज़ को जो है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया, इस चीज़ की भी व्याख्या की। यहाँ तक स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, कभी भी उनका विश्वास नहीं टूटा, कभी भी उनका हिम्मत जो है वो कम नहीं हुआ। इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता के प्रति जो है उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब मानवता। ठीक है, तो मानवता के प्रति जो है कभी उनका विश्वास कम नहीं हुआ। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर किस टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन, और कभी भी उन्होंने जो मानवता, एक इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसके जो अधिकार होते हैं, उसके अधिकार की प्राप्ति जो है, उसके अधिकार को समझना, उसके अधिकार की प्राप्ति के प्रति वो कभी अपने आप को नहीं रोके। अर्थात उनकी हमेशा कोशिश रही कि मनुष्य जो है वो अपने अधिकार की प्राप्ति करे, टू लिव इन डिग्निटी। और मनुष्य का क्या अधिकार है कि वो सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करे। तो वो जो अधिकार है मनुष्य का, उसके प्रति वो कभी पीछे नहीं हटे। एंड विद जस्टिस, और मनुष्य का और क्या अधिकार है कि वो जो है न्याय के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करे। स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो ये था सेकेंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको बस ये आश्वासन दे सकता हूँ दैट कि आई एंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया हूँ, यानी कि मैं इस पद को मैंने ग्रहण किया है इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, एक ऐसे भाव के साथ
जिसमें जो है मानवतावाद है और जिसमें जो है पूर्ण समर्पण की भावना है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो मैं पूर्ण समर्पण की भावना से इस इस पद को मैंने ग्रहण किया है, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी लिया है। क्या लिया है? द ओथ ऑफ लॉयल्टी, मैंने शपथ लिया है, ठीक है ना। मैंने शपथ ग्रहण किया है कि मैं लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसके प्रति जो है मैं हमेशा लॉयल रहूँगा, ठीक है। उसके प्रति जो है मैं हमेशा क्या रहूँगा? लॉयल रहूँगा। क्लियर हो गया। तो भारतीय जो संविधान है उसके प्रति मैं हमेशा वफादार रहूँगा। इसका मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण किया है, अभी अभी मैंने कसम खाया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो संविधान है, भारत के बारे में कहते हैं कि ये वो संविधान है ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। अब यहाँ पे न्यू स्टेट कहते हैं भारत को। न्यू स्टेट क्यों कहते हैं? कि अभी अभी जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। ये 1967 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और 1947 में जो है भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है, 1947 में। तो लगभग 20 ईयर्स ही हुए थे अभी। तो इसीलिए कहते हैं इसको न्यू स्टेट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? कि न्यू स्टेट। तो ये संविधान है उस नए राष्ट्र का विच इट्स फ्री सिटीजन्स है, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों को मिला है। तो वो संविधान जो है यहाँ के स्वतंत्र नागरिकों को मिला है। यहाँ पे देखिए फ्री सिटीजन का शब्द का प्रयोग किया कि यहाँ के नागरिक अब किसी के दबाव में नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारतीय लोगों को उनका देश जो है उनको दिया गया है, उनका देश उन्हीं को चलाने के लिए दिया गया है। ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। अन्यथा जो है राजा महाराजाओं का शासन रहा, ठीक है, इसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो उस वक्त जो थे यहाँ की जनता की सरकार नहीं थी, बल्कि राजाओं की सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी। वो लोग अपना शासन चलाते थे। कि पहली बार जो है अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर जो है यहाँ के लोगों को सौंपा गया है, ठीक है। गिवन टू देम सेल्व्स, उन्हें दिया गया है, ठीक है ना, उन्हें मिला है, स्वतंत्र नागरिकों को ये देश मिला है। इट इज़ द यंग स्टेट, ये यंग स्टेट है, ये राष्ट्र जो है अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले स्वतंत्र हुआ है। अब ये राष्ट्र जो है ये नवजुवक राष्ट्र है ऑफ एन एंशिएंट पीपल। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी विचारधाराएं जो है वो प्राचीन विचारधारा, यानी कि यहाँ की सभ्यता जो है वो सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। स्पष्ट हो गया ना। तो ये देश तो अभी नया है, ये राष्ट्र अभी लोगों को मिला है, यहाँ के नागरिकों को मिला है, नया राष्ट्र है, नवजुवक राष्ट्र है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसी सभ्यता से बिलोंग करते हैं जो प्राचीन सभ्यता है। जो थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, जो लंबे समय की कोशिशों के बाद और जितने भी एथनिक एलिमेंट है, एथनिक एलिमेंट का मतलब होता है आपका जो है, ठीक है, तो एथनिक एलिमेंट का मतलब होता है जातीय तत्व, ठीक है। तो अलग अलग विभिन्न जाति के लोग जो हैं आपस में मिल करके, आपस में सहयोग करके इस देश को उन्होंने प्राप्त किया है। हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिक्यूलियर वे, और उन लोगों ने कोशिश किया है कि अपने तरीके से जो है इस बहुमूल्य संपत्ति को समझ सकें, उस बहुमूल्य जो अलग अलग जो एथनिक एलिमेंट्स है, जातीय तत्व है, उस जातीय तत्व को वो लोग अपने अपने तरीके से समझ सकें, ठीक है। आई प्लेज माई सेल्फ, कहते हैं कि मैं अपने आप से ये शपथ लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, मैं उन तथ्यों की सेवा करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो विभिन्न धार्मिक जाति के लोग रहते हैं, उनके जो मूल्य हैं उनकी मैं सेवा करूँगा,
उनका मैं सम्मान करूँगा। फॉर क्योंकि दाउ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो समय के साथ जो है, परिस्थितियों के साथ जो है वो इनएडिक्वेट हो जाए, यानी कि वो परिस्थितियों के साथ जो है उनमें बदलाव की आवश्यकता हो, वो बहुत ज़्यादा सटीक न हो। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन वो जो मूल्य है वो हमेशा जो है वैलिड रहेगा। वैलिड का मतलब होता है जो हमेशा, वैलिड का मतलब है वैध रहेगा, ठीक है ना, वो हमेशा सही रहेगा, सटीक रहेगा। तो वो जो मूल्य है वो हमेशा सही रहेगा। समय परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन उसका जो बेसिक तत्व है, उन मूल्यों के जो बेसिक बातें हैं वो हमेशा, वो हर एक समय के लिए जो है वो सत्य है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर फ्रेशर रियलाइजेशन, और उनको एक नवीनीकरण की आवश्यकता है, उनको नए सिरे से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि पास्ट जो है, गुजरा हुआ समय जो है, हम लोग की जो सभ्यता, यहाँ पे द पास्ट का मतलब हमारी अपनी प्राचीन सभ्यता, तो हम लोग का जो सभ्यता है वो डेड नहीं हुआ है, ठीक है ना, और ना ही वो रुका हुआ है। यानी कि हम लोग की सभ्यता समाप्त नहीं हुई है और ना ही वो स्थिर हुई है, बल्कि सभ्यता में समय के साथ जो है वो परिवर्तन हो रहा है। इट इज़ अलाइव, कहते हैं कि ये जीवित है, एंड डायनेमिक, और इसमें बदलाव हो रहे हैं, सक्रिय है, ये निष्क्रिय नहीं है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और उसमें ये क्षमता है कि हमारे वर्तमान की गुणवत्ता की वो गुणवत्ता का निर्णय ले सके, ठीक है। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं उसका भी वो निर्णय ले सके। हमारे उन मूल्यों में वो शक्ति है, हमारे उन मूल्यों में मूल्य जो है, हमारी जो सभ्यता जो है वो अभी भी जीवित है, ठीक है। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 3। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, अब इसमें रिन्यूअल की जो आवश्यकता है, पहले बातचीत किया गया कि हमारे जो मूल्य हैं उनमें नवीनीकरण की आवश्यकता है, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये जो प्रोसेस है उसके परिवर्तन का जो विधि है, जो प्रोसेस है उसके परिवर्तन का, नवीनीकरण का, इज़ इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, वो सचमुच का वो प्रोसेस जो है, वो विधि जो है वो विकास की विधि है। किसके विकास की विधि? ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, वो राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के परिवर्तन, चरित्र के विकास की विधि है वो, ठीक है। तो राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का जो विकास है वही इसका जो है नवीनीकरण है, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र में, राष्ट्रीय संस्कृति में विकास की आवश्यकता है, ठीक है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, अब वो क्या कहते हैं कि ये शिक्षा का कार्य है। बिजनेस का मतलब यहाँ होगा कार्य, ड्यूटी, ठीक है ना। तो ये शिक्षा का कार्य है, एज आई सी इट, जैसा मुझे लगता है, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, के वो मूल्यों में जो है, ये शिक्षा का काम है कि मूल्यों का वो नवीनीकरण करता रहे। मूल्यों में लगातार नवीनीकरण की आवश्यकता है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। तो ये शिक्षा की जिम्मेवारी है कि उन मूल्यों में लगातार नवीनीकरण करता रहे। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट, और शायद मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो सोच है, तो कहने का तात्पर्य उनका ये है कि हो सकता है मेरी सोच सही न भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ, मेरी एक परिकल्पना है, मेरा ये सोच है कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, मुझे जो इस पद पे पदस्थापित किया गया है, मुझे इस पद पे जो चुना गया है, हैज़ मेनली इफ़ नॉट एंटायरली, तो वो मुख्य रूप से been made on account of my long association with the education of my people।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पद पे जो चुना गया है, मैं लंबे समय से अपने लोगों के, अपने देशवासियों के शिक्षा के लिए मैंने जो काम किया है, शिक्षा से मेरा जो लगाव जुड़ाव रहा है लंबे समय तक, उसके लिए हमारे देश के लोगों ने मुझे इस पद के लिए चुना है। ठीक है। आई मेंटेन दैट, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा कि एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा जो है वो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार, टूल्स, ठीक है ना। ये प्रमुख औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय हित में। यहाँ पर्पस का मतलब हित, ठीक है ना, हित पर्पस का मतलब, तो राष्ट्रीय हित में सबसे प्रमुख हथियार जो है वो शिक्षा है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा की गुणवत्ता है, इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। वो क्वालिटी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो राष्ट्र के गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इस तरह से ये जुड़ाव है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। यानी कि जितनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी उतना ज़्यादा जो है राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है। ये 4 नंबर पैराग्राफ में ये बात हम लोग समझे। अब चलिए 5 नंबर में चलते हैं। आई देयरफॉर, अतः मैं, प्लेज माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्रण करता हूँ, मैं अपने आप से शपथ लेता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं उस प्राचीन संस्कृति के प्रति जो है हमेशा वफादार रहूँगा। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे जहाँ से भी ये आया हो, एंड बाय whom सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, चाहे इसको जो भी लेकर के आया हो, जो भी इस संस्कृति के निर्माण में जिसकी भी हिस्सेदारी रही हो, वो माने उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चाहे ये कहीं से भी आया हो, चाहे इसके निर्माण में जिसकी भी हिस्सेदारी रही हो, लेकिन फिर भी मैं इस संस्कृति के प्रति जो है वफादार रहूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं अपने आप में शपथ लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपने देश की जो संस्कृति है उसकी पूर्णता की सेवा करता रहूँगा। यानी कि पूर्ण रूप से देश की संस्कृति की मैं सेवा करता रहूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपनी वफादारी जो है अपने राष्ट्र के प्रति रखने का शपथ लेता हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी भी भाषा के बोलने वाले लोग हों। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं अपने आप से शपथ लेता हूँ, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, मैं इसके ताकत के लिए कार्य करूँगा, यानी कि इसकी ताकत बढ़ाने के लिए कार्य करूँगा, एंड प्रोग्रेस, और इसके विकास के लिए मैं कार्य करूँगा, यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए काम करूँगा, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए काम करूँगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों के यानी कि यहाँ के नागरिकों के भलाई के लिए मैं काम करूँगा, विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना भेदभाव किए, जातीय भेदभाव या रंग के आधार पे भेदभाव, ठीक है ना, ये बिना भेदभाव किए जो है मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँगा, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य करूँगा। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, ठीक है, ये पूरा भारत जो है मेरा घर है, ठीक है ना, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि पूरा भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया है, फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहेगी, मैं हमेशा ईमानदारी के साथ ये कोशिश करता रहूँगा, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ताकि ये घर जो है ये मजबूत बने, खूबसूरत बने। अ वर्दी होम, एक ऐसा घर हो जो सचमुच के घर के लायक हो, फॉर अ ग्रेट पीपल, उन महान लोगों के लिए मैं एक मजबूत और खूबसूरत घर का निर्माण करूँगा, engaged in the fascinating task of building up
अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जो कि इस कार्य में जुटे हुए हैं कि एक ईमानदार और समृद्ध जीवन का जो है निर्माण करने के कार्य में जो लोग जुटे हुए हैं, ठीक है, उनके घर को मैं मजबूत बनाऊंगा, उसको खूबसूरत बनाऊंगा। ठीक है, ये 5 नंबर पैराग्राफ हो गया। अब 6 में चलते हैं। द फैमिली इज़ बिग, परिवार जो है वो छोटा नहीं है, परिवार बड़ा है, एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तेज़ी से इसकी वृद्धि हो रही है, इसकी जनसंख्या जो है बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, तो हम लोग को सबको, एक एक व्यक्ति को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन द बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, हम सबको बिना स्वार्थ के जो है इसके जीवन के निर्माण में, इसके राष्ट्र के निर्माण में हम लोग को एकजुट होकर के काम करना होगा, इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभानी होगी। ईच इन हिज ऑन वे, सबको अपने अपने तरीके से जो है अपना 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 अपने अपने तरीके से जो है इसमें भागीदारी निभानी होगी। फॉर सीयर साइज, चूँकि बहुत बड़ा राष्ट्र है, द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, और चूँकि बड़ा राष्ट्र है तो इतनी ज़्यादा कार्य की आवश्यकता है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई एक व्यक्ति भी आराम नहीं कर सकता है, आराम से बैठ नहीं सकता है। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, कोई एक व्यक्ति भी आराम से बैठ करके देख नहीं सकता है। ठीक है, यदि कोई एक भी व्यक्ति बैठ करके देखता है तो फ्रस्ट्रेशन जो है, हताशपन जो है, वो धीरे धीरे देश में फैल सकता है। ठीक है, तो सबको काम करने की आवश्यकता है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, परिस्थिति इस तरह से है कि हम लोगों से एक परिस्थिति, ये जो परिस्थिति अभी है, हम लोगों से कार्य खोज रही है, काम खोज रही है कि हम लोग देश के लिए काम करें, और ज़्यादा कार्य करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, चुपचाप रह के काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। सॉलिड एंड स्टीडी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, और बहुत मजबूती से हम लोग पूरे राष्ट्र के निर्माण, या मटेरियल का मतलब होगा राष्ट्र निर्माण, ठीक है ना, तो ये पूरे राष्ट्र के निर्माण को लगातार और बहुत मजबूती से किया जाए। एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और यहाँ के लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन है उसका भी निर्माण जो है ईमानदारी से किया जाए। 7 नंबर, दिस वर्क एज आई सी इट, ये जो कार्य है जैसा मुझे लगता है, हैज़ 2 एस्पेक्ट, इसके 2 पहलू हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने आप पे काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और जो हमारे इर्द गिर्द जो समाज है उस पर काम करना। तो कार्य के यहाँ 2 पहलू हैं, अपने आप पे काम करना और समाज पे काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ये दोनों जो पहलू हैं ये कार्य के फ्रूटफुल एस्पेक्ट हैं, ये दोनों म्यूचुअल हैं, अर्थात दोनों मिले हुए हैं, और ये दोनों के ही मिलने से ही जो है वो बेहतरीन जो है पहलू हैं ये कार्य के। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, अपने आप पे काम करने का क्या तात्पर्य है? अपने आप पे काम करने का मतलब है टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, कि अपने नैतिक विकास की तरफ अग्रसर होना। अपने आप पे काम करने का मतलब है अपने आप में नैतिक विकास करना, एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने नैतिकता का विकास करना। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और अपने लिए एक जो है अनुशासन तैयार करना, उस अनुशासन के तहत कार्य करना। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, यदि ऐसा करते हैं तो वो जो विकास है वो संभव हो सकता है, यानी कि राष्ट्र का विकास हो सकता है यदि हमको सबसे पहले जो है अपना नैतिक विकास करना होगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो इसका जो परिणाम होगा कि हम लोग स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, यदि हम लोग
इस प्रतिफल को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। अर्थात यदि हम नैतिक विकास नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये खतरा हो सकता है। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। लेकिन ये जो फल है, ये जो व्यक्तित्व का निर्माण है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता है विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। यदि ये समाज से मदद ना लिया जाए, समाज से हेल्प ना लिया जाए, तो ये अकेले खुद ब खुद नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो जो नैतिक व्यक्तित्व का जो विकास है, नैतिक व्यक्तित्व का जो निर्माण है, वो समाज के भी मदद से होगा। ठीक है ना। To which it is privilege to serve a better and juster and a more graceful way of life। और ये जो व्यक्तित्व जो का निर्माण होगा, वो व्यक्तित्व का निर्माण जो होगा वो बेहतर तरीके से जीवन का निर्माण करेगा। ठीक है ना। वो जीवन की सेवा करेगा, अर्थात वो जीवों की सेवा करेगा। यदि हम लोग बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से परफेक्शन के साथ, पूरी तरह से सटीकता के साथ विकसित नहीं हो सकता है विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब तक वो समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित न करे। ठीक है। समाज के साथ मिल कर के कार्य न करे, समाज के साथ मिल कर के उसका अस्तित्व न हो, तब तक जो है उसमें पूरी तरह से परफेक्शन नहीं आ सकती है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। तो चलिए हम लोग शपथ लेते हैं, हम लोग ये प्रण करते हैं, दिल से प्रण करते हैं, होल हार्टेडली मतलब दिल से, कि हम लोग ये कार्य के जो दो पहलू हैं, उस दो पहलू में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। हम उस दो पहलू पे हम लोग कार्य करेंगे। इंडिविजुअली रूप से कार्य करेंगे, अर्थात अपने आप पे काम करेंगे, अपना नैतिक विकास करेंगे, और एंड सोशल यानी कि समाज पे कार्य करेंगे। दिस डुअल एफर्ट, ये जो कोशिश है, ये दो तरह की जो कोशिश है, यानी कि दो तरह का जो विकास है, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर। यदि हम लोग इस दो कार्य को कर लेते हैं, दो पहलू को सटीकता से कर लेते हैं, तो ये हमारे राष्ट्र को जो है एक नया आयाम देगा, एक नया फ्लेवर देगा, एक नया रंग रूप देगा। ठीक है ना। फ्लेवर का मतलब ऐसे स्वाद होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ स्वाद के अर्थ में नहीं आएगा, बल्कि ये जीवन को एक नया आयाम देगा, इस अर्थ में आएगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्र है हमारा, ये सिर्फ एक शक्ति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, अर्थात ये सिर्फ शक्ति का एक संगठन वैसा नहीं होना चाहिए, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक ऐसा संगठन है जिसमें नैतिकता हो, नैतिकतावाद को, व्यक्तित्व को निर्माण का एक संगठन होना चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। और यही लोगों की चाहत है, पूरे राष्ट्र की यही सोच है कि हमारा राष्ट्र जो है वो नैतिक विकास के रूप में जाना जाए। इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। और यही चीज़ हम लोगों ने पाया है अपने महान जो है आंदोलनकारी जो थे, राष्ट्र हित में जो कार्य कर रहे थे, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में जो आंदोलनकारी लोग थे, उनकी जो सोच थी, महान नेताओं की जो सोच थी, उनसे हम लोग को ये मिला है। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं कि उनसे हम लोग को मिला है ये, दैट क्या मिला है कि पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, कि शक्ति का जो उपयोग है वो सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। शक्ति का उपयोग जो है किसी का विनाश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिकता का विकास करने के लिए होना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी कि शक्तिशाली इंसान की जो शांति होती है, जो खामोशी होती है, इज़ व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। उसी खामोशी के लिए, उसी शांति के लिए हम लोग कार्य करेंगे। अर्थात हम लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन मन पे काबू करेंगे, मन पे काबू करने के लिए हम लोग शक्तिशाली होंगे।
ठीक है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देशवासियों पर, दैट दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी, वो ऊर्जा लाएंगे, रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, जो जरूरी है इस दो तरह के कार्य को संपादित करने के लिए, संतुष्टिपूर्ण संपादन के लिए जरूरी है, वैसी एनर्जी जो है मेरे देशवासी दिखाएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और मेरे लिए ये बड़ी बात होगी, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू द इंचेंटिंग इंटरप्राइज, मैं इस बढ़ते हुए राष्ट्र में मेरा जो हिस्सा है वो मैं अपने हिस्से का जो है कार्य करूँगा, मैं अपने हिस्से का योगदान दूंगा। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर फिनिश हो गया, क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, अब जो है फिल इन द ब्लैंक है उसको फिलअप कर लीजिएगा। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी, ना इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज चैंपियन, क्या था, डॉक्टर राधा कृष्ण ऑलवेज चैंपियन, यहीं पे वो लाइन दिया हुआ है, देख लीजिए डॉक्टर राधा कृष्ण के बारे में जो था, ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी, ठीक है ना, राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, है ना, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, क्लियर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, क्या था बोलिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो मूल्य है रिमेन्स, कहाँ पे था उसको खोज लेना है। ठीक है, वैल्यू के बारे में कहाँ बताते हैं, इसी में देखिए, रिमेन्स इटर्नली वैलिड, इटर्नली वैलिड, वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज, क्या है, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, हो सकता है ना, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे है लाइन, वो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव आता है, क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति पद पे क्या लेकर के आए थे। ठीक है, उसको लिखिएगा। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ का शपथ लेते हैं। व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या कार्य है। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से क्या शपथ लेते हैं। व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, अपने आप पे कार्य करने का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ इट्स एंड प्रोडक्ट, और अपने आप पे काम करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट का मतलब जो परिणाम होता है वो क्या होता है। व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, हम लोग को अपने आप को किस चीज़ के प्रति समर्पित करना चाहिए। व्हेन वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, वो कितने दिन तक जो जीवित थे, कितने साल तक जीवित थे। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, किस अवसर पे उन्होंने ये भाषण दिया। वाई डॉट डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, क्यों वो भारत को कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, कि भारत जो है वो यंग स्टेट है। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कुछ ही साल पहले स्वतंत्र हुआ था और धीरे धीरे विकसित हो रहा था, अपने विकास के अपने चरम सीमा पे था। एंड एंशिएंट पीपल क्यों कहते हैं, कि हम यहाँ के लोगों का जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, उनकी जो विचारधाराएं थी वो प्राचीन सभ्यता से आ रही थी, जो मूल्य थे, जो वैल्यूज़ थे, ठीक है ना, जो तत्व थे उनमें वो प्राचीन सभ्यता की थी। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र, तो प्राचीन लोग का मतलब प्राचीन सभ्यता से बिलोंग करने वाले लोगों का। क्लियर हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना,
तो ये आज चैप्टर हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए। अब जो है ये जो बातें पढ़ाई गई है उस पे आप लोग ऑब्जेक्टिव निकालिएगा, खुद से ऑब्जेक्टिव निकालिए और उस ऑब्जेक्टिव को जो है बनाइए। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। स्पेलिंग से भी संबंधित सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। स्पेलिंग के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है।